अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अप फ्रंट, मैं हूँ ज़फ़ीर गनी। मशरिक़ वस्ता का मुस्तकबिल क्या होगा और ख़ित्ते में पाकिस्तान का किरदार कितना अहम है। सालिसी के बावजूद जंग अभी तक नहीं रुक सकी और ये वो मामला थे जो इस MOU से पहले भी कहा यह जा रहा था कि इतनी जल्दी इस जंग का ख़ात्मा मुमकिन नहीं होगा। लेकिन अगर हम आज भी बात करें तो ये एक न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस पूरे खित्ते और पूरी दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है। तेल की कीमतों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और जिस तरह ये मार्केट और ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप के बयानात और उनके यूटर्न्स हैं वो एक बड़ा चैलेंज बने हुए हैं अमेरिका के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी। ये कैसे मुमकिन होगा मुस्तकिल अमन और उस अमन को मेक श्योर करना किस तरह हम बनाएंगे, ख़ास तौर पे इस खित्ते के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं। साथ ही साथ जो ईरान का रद्द-ए-अमल है, ईरान ये कहता है कि अगर हमारे ऊपर ये जंग मुसल्लत की गई जो कि पहले भी हुआ तो उसका हम शदीद रद्द-ए-अमल देंगे और वो रद्द-ए-अमल दे भी रहे हैं। मामलात कैसे बेहतर होंगे और ये मुस्तकिल हल की तरफ कैसे जाया जा सकेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़ुद अमेरिका के अंदर ये आवाज़ें उठ रही हैं और इज़राइल जो है वो जंग का हामी है, अमेरिका इस जंग से निकलना चाह रहा है। जो सर्वे आ रहे हैं वो भी इस चीज़ की तायद कर रहे हैं। साथ ही साथ ये सारा इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर भी पड़ रहा है। पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं, एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। किसी भी मुल्क के लिए नेशनल सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा थ्रेट होता है और ये पाकिस्तान के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। सफारती तौर पे हमने बहुत कामयाबियाँ समेटी, हमारा इमेज बहुत बेहतर हुआ, ट्रबल मेकर से पीस मेकर तक का हमारा ये सफ़र तय हुआ। लेकिन अगर अंदरूनी हालात का जायज़ा लें तो हम माशी तौर पे बहुत कमज़ोर पोजीशन पे हैं और इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है और इस अपॉर्चुनिटी को कैसे कैश किया जा सकता है, इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अलमास हैदर नकवी साहब, माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के। नकवी साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। जी अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ ही देर में मैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद इकरार हुसैन शाह ज्वाइन करेंगे, सीनियर दिफाई तजियाकार हैं, और डॉक्टर सलमान शाह साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना हैं, इकॉनमी के ऊपर उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करें कुछ ही देर में, वो भी हमारे साथ पैनल का हिस्सा होंगे। नकवी साहब किस तरह देखते हैं, चूँकि एक इम्पैक्ट आ रहा है थ्रू आउट, अगर हम देखें इस वार का, ईरान ने नो डाउट जिस तरह रिटेलिएट किया और जो एक विन विन पोजीशन पे स्टैंड कर रहा है इस वक्त, लेकिन जो झड़पें जारी हैं, हमले भी हो रहे हैं, सीज़ फायर की खुलेआम खिलाफ वर्जी हो रही है और अब ये एक बड़ा चैलेंज बन रहा है ख़ुद अमेरिका के लिए भी। और इज़राइल तो ज़ाहिर है वो अपनी फ़ौजें हैं। अब उससे कुछ देर पहले JD Vance बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ किसी भी तरह कि ये मामलात एक तरफ जाएं, लेकिन चूँकि इज़राइल के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं और वो ये चाहते हैं कि जंग ही तमाम मसलों का हल है। किस तरह कैलकुलेट करेंगे और क्या नतीजा खेज साबित हो सकेगा ये सब कुछ, क्योंकि जो अटैक्स हैं वो रुक नहीं रहे, जंग बंदी हो नहीं पा रही और छोटे छोटे अटैक्स जारी हैं, अमन कैसे बहाल होगा? जी देखिए, इसमें गुजारिश ये है कि मिडल ईस्ट की सिचुएशन जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये जो इस रीजन के अंदर ये जो वॉर है ये बेसिकली ये पावर कंपटीशन है, जो कोर कॉज है इस सारे कॉन्फ्लिक्ट का। अमेरिकन और इसराइली नहीं चाहते कि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर आए और वो इस रीजन के बैलेंस को अल्टर कर दे। ठीक है, ये सबसे बुनियादी जो है वो रूट कॉज है। खैर वो तो अब किस्सा पुराना हो गया। अब तो जब से ये एग्रेशन हुआ है उस वक्त से लेकर के ये सेकंड राउंड है, इसके अंदर टॉक्स भी हुई, चीजें भी आगे बढ़ी। अब जो है वो फेज बहुत एक्सटेंडेड, मैं समझता हूँ कि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है जी जी ये एक एक्सटेंडेड लीवरेज ईरान ने शायद पहली मर्तबा इसको यूटिलाइज किया है। ठीक है, एज अ वेपन ऑफ वॉर, एक स्ट्रेटेजी के तौर पे इसको जो है वो उन्होंने इसको इंस्ट्रूमेंटलाइज किया है और वो ये समझते हैं कि ये किसी भी न्यूक्लियर डिवाइस से ज्यादा बड़ा डेटरेंस है, जिससे वो एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ना सिर्फ अब रीजन के अंदर बल्कि उसकी जो इम्प्लीकेशन है ग्लोबल लेवल के ऊपर भी आ सकती हैं और वो हम देख भी रहे हैं।
अब ये किस्सा ये हुआ कि जो इस्लामाबाद एमओयू हुआ था उसके अंदर जो है वो कुछ चीजें मतलब एग्री हुई। वो ईरानियन इंटरप्रिटेशन है कि शायद जो है वो 60 दिनों तक वो कोऑर्डिनेशन जो है उसकी जो सॉवरेनिटी है स्टेट ऑफ होर्मुज के ऊपर वो ईरानियन सॉवरेनिटी है। ये बेसिक जो है वो रीजन है इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अमेरिका ये नहीं चाहता कि स्टेट ऑफ होर्मुज के ऊपर किसी एक मुल्क का कंट्रोल हो, और रीजनल कंट्रीज भी ऑब्वियसली जो है वो इससे मुतमईन नहीं है। लेकिन ईरान ये समझता है कि उसके लिए ये एक इनेविटेबल जो लीवरेज है। इसके अलावा और उसके पास कोई बड़ा मतलब एक ऐसा वेपन नहीं है जिसको वो इस्तेमाल कर सके। नक्वी साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। इसके पर फर्दर हम बात भी करेंगे कि इसके ज़ाहिर मुस्तकिल हल क्या होगा, और ये चीज़ें तो अब जुज़वी तौर पे चलती रहेंगी जब तक ये मामला फिक्स नहीं होते। डॉक्टर सलमान शाह साहब, इकॉनमी के ऊपर चूँकि डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है, अदाद शुमार के आप एक्सपर्ट हैं, समझते भी हैं, हुकूमत कुछ और क्लेम करती है। जो पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से जो डीलर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास 15 दिन का मार्जिन रह गया है, हमारे पास तो ज़ख़ीरे ही नहीं है, और जब पेट्रोल महंगा करने की बात होती है तो कीमतें बढ़ा भी दी जाती हैं। ये सब कुछ इस इन हालात के अंदर पाकिस्तान के पास एक चांस था कि आप बेहतर डील करते और हम अपनी पेट्रोलियम मसनूआत में ज़खायर में इजाफा करते। हम कहाँ फेल हुए डील करने में, और फिर फैक्ट्स क्या हैं? हुकूमत कुछ और क्लेम कर रही है, जो डीलर्स हैं वो कुछ और क्लेम कर रहे हैं। आप कुछ बता सकेंगे कि एक्चुअली ये है क्या मामला, या ये जस्ट एक हाइप क्रिएट की जा रही है कि अगेन हम कीमतें बढ़ा सकें, और इस अपॉर्चुनिटी से हम फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहे? दुनिया अगर हमारी जगह कोई और मुल्क होता तो शायद वो बहुत बेहतर तरीके से डील करता इस पूरे मामले को। जनाब शाह साहब, पाकिस्तान की डिपेंडेंस जो है मिडल ईस्ट के तेल के ऊपर बहुत ज़्यादा है। सारा आपका ट्रांसपोर्ट, फिर आपकी बिजली का निज़ाम, उसमें बहुत हद तक जो तेल है वो मिडल ईस्ट से आता है। गैस जो है वो कतर से आती है, और हमारी अपने मुल्क में जो प्रोडक्शन होती है वो हमारे 15-20% भी पूरा नहीं कर पाती। सो डिपेंडेंस तो एक है। हम अगर बहुत पहले ज़्यादा हमारे पास डैम शैम बनते और बहुत ज़्यादा बिजली हम पानी से बना लेते, और अब हम बहुत ज़्यादा बिजली सूरज से बना लेते, और फिर पाकिस्तान के अंदर कुछ ऑयल मिल जाता और उसकी एक्सप्लोरेशन हम ज़्यादा करते, तो शायद हम इसके साथ बेहतर तरीके से डील कर सकते थे। लेकिन अब तो एक फेट कंपनी है, और वो ये है कि पाकिस्तान को महंगा तेल ख़रीदना पड़ेगा। महंगी गैस शायद पहुँचे ही ना पाकिस्तान तक, या क्योंकि कतर का हम गैस वहाँ से लेते थे, तो इंटरनेशनल मार्केट में लेंगे वो भी बड़ी महंगी होगी, तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट पे पड़ेगा, क्योंकि हमारे रिजर्व्स खासे कम हैं। तो अगर ये 1-2 महीने या 3 महीने चलती है जंग, तो हमारे रिजर्व्स जो हैं वो खत्म होने के करीब हो जाएंगे। तो शाह साहब, आप ये ठीक कह रही है, जो डीलर्स हैं वो कि ये 15 दिन के हैं, हुकूमत 90 दिन का क्लेम करती है कि हमारे पास ज़खायर हैं, ऐसा ही है या कि इसमें कोई रद्द-बदल है? देखिए, ये तो हुकूमत बता सकती है कि एग्जैक्टली क्या है, उसका ऑडिट भी हो सकता है। लेकिन अगर डीलर्स कह रहे हैं कि उनके पास 15 दिन का है, तो इसका मतलब है उन्होंने जो कानून के तहत होनी चाहिए थी ऑयल कंपनीज के पास स्टोरेज, वो मेरा ख्याल 1 महीने का था उसमें, लेकिन आई एम नॉट श्योर। बहरहाल वो बहुत कम है, और ये नहीं है कि जैसे चीन के पास अरबों बैरल के रिजर्व्स हैं, हमारे पास कोई खास रिजर्व्स नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के नहीं होंगे तो 1 महीने के होंगे। तो ये जंग तो लंबी चलने की जा रही है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे पे बड़ा गहरा इम्पैक्ट होगा। एक तो हमारी महंगी, हर चीज़ महंगी होगी। दूसरा ये है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आएगा, तो फिर हमारे रुपए की कीमत जो है वो भी गिरेगी।
उससे भी एक और महंगाई का दौर होगा। तो बड़ा मुश्किल फ्यूचर आ रहा है, अनलेस का कोई मिरेकल हो और अमेरिका और ईरान जो है वो कोई समझौते पे राजी हो जाएं और ये पूरी दुनिया के ऊपर जो एक मुसीबत डालने वाले हैं उससे हम बच सकें। अगर ये नहीं होगा तो ये तो पाकिस्तान पे तो इम्पैक्ट आना ही आना है, उसके बाद पूरी दुनिया पे इसका इम्पैक्ट होगा। और पूरी दुनिया में अगर 20% के करीब तेल जो है वो मार्केट से निकल जाएगा तो तेल की कीमत जो है वो $150-200 से कम नहीं होगी फी बैरल, और बहुत से ममालिक जो हैं वो सरवाइव नहीं करेंगे इकोनॉमिकली। सो आई थिंक अब एक किस्म का हम दुआ ही कर सकते हैं कि ये जंग जो है ये ना हो, और जो पाकिस्तान ने मीडिएशन का रोल अदा करने की कोशिश की है उसको दोबारा से रीस्टार्ट किया जाए, और दोनों ईरान और अमेरिका दोनों के इंटरेस्ट में है कि ये जंग आगे ना जाए और यहाँ पे ख़त्म हो, और ये अपना एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो ओपन हो और तेल की सप्लाई दोबारा से जारी हो। ये तो पूरी दुनिया की ख्वाहिश है, और मेरा ख्याल है अमेरिका की भी ये होनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका में आगे इलेक्शंस आ रहे हैं जिसमें अगर तेल की कीमत इसी तरह रही और वहाँ $5-6 फी गैलन पेट्रोल हुआ तो ट्रंप साहब को बड़ी मुश्किल आएगी नवंबर में इलेक्शंस की। डॉक्टर साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये मुश्किल ज़रा खुद अमेरिका के लिए भी है, और अमेरिका समेत फिर बाकी जो दुनिया, यूरोप के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है, और ख़ास तौर पे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो चलो खैर किसी हद तक करेंगे, जो तरक्की पजीर हैं तो वो तो बिल्कुल मिट जाएंगे, एक बड़ा चैलेंज होगा। नकवी साहब, जिस तरह शाह साहब ने भी फरमाया मिड टर्म इलेक्शंस आने हैं, जेडी वेंस जो बात कर रहे हैं वो समझ आने वाली बात है कि चूँकि खुद इजराइल नहीं चाह रहा कि किसी भी तरह की कोई प्रॉपर डील बन सके, कोई पीस कायम हो सके, वो चाहते हैं कि जंग रहे, ज़ाहिर है उनका एक नज़रिया है। लेकिन अब अमेरिका से भी ये आवाज़ें उठ रही हैं, और अभी से नहीं बहुत अरसे से वहाँ से आवाज़ें उठ रही थी, अब जो सर्वेज आ रहे हैं वो भी वो जंग के हामी नहीं हैं वहाँ लोग। सो अब समझते हैं कि कोई इसमें रास्ता निकलेगा, और मिड टर्म में इनको जाने से पहले ये सारी चीज़ें बेहतर करनी होंगी, अदरवाइज इलेक्शन कैसे जीतेंगे ये फिर वहाँ? जी, ये एक एजम्पशन है कि जो नवंबर के अंदर मिड टर्म इलेक्शन हो रहे हैं उसके लिए ट्रंप को बहुत मुश्किल जो है वो हो सकती है, क्योंकि ये पॉपुलर वॉर नहीं है। 67% अमेरिकन जो हैं वो इस जंग के खिलाफ है, और ऑब्वियसली बीइंग अ पॉलिटिशियन उनकी जो मतलब वैलिडेशन है, जो फूल है पब्लिक से जो है उनको चाहिए, और मिड टर्म इलेक्शन के अंदर उनको एक बहुत बड़ा झटका पहुंच सकता है। इससे पहले भी मेरे ख्याल में ये जो इस्लामाबाद MOU साइन किया है उसमें और भी वजूहात थी, लेकिन एक वजह ये भी थी कि वो किसी तरह चाह रहे थे कि कोई ऐसी सेटलमेंट हो जाए, इवन के उसको सरेंडर डॉक्यूमेंट कह रहे हैं कुछ लोग के ये अमेरिकन सरेंडर, लेकिन उसके बावजूद जो है उन्होंने एग्रीमेंट किया उनके साथ। लेकिन ईरान को इस वक्त जो है वो सूट यही करता है कि वो इसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करें एटलीस्ट नवंबर तक, क्योंकि अगर इसको प्रोलॉन्ग करते हैं एज अ मैटर ऑफ स्ट्रेटजी तो वो शायद वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं मिड टर्म इलेक्शन के आउटकम्स के ऊपर, और वंस फॉर ऑल अगर वो इम्पैक्ट क्रिएट होता है तो शायद एक रीथॉट प्रोसेस अमेरिका के अंदर जो है उनकी जो एलिट है, जो पॉलिटिकल और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसको कंसिडर करे। अदरवाइज ये तो मुझे तो नजर नहीं आ रहा कि कुछ सेटलमेंट जो है वो हो सकती है इस स्टेज के ऊपर, क्योंकि दोनों की जो स्ट्रेटजीज हैं, जो दोनों के इंटरेस्ट हैं वो बहुत डाइवर्जेंट इंटरेस्ट हैं। ये डोमिनेंस की जंग है, ये अथॉरिटी कंट्रोल की जंग है। अमेरिकन जो है वो अपनी हेजेमनी ऑफ फोर्स उस रीजन के अंदर असर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ये पूरा जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है इस रीजन के अंदर जी, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस है, वो पावर गेम है।
ठीक है, और एक सोल सुपर पावर के तौर के ऊपर वो अपने आप को एक्सर्ट करना चाहते हैं। ईरानियन उसको रेजिस्ट कर रहे हैं, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। अभी तक की जो बैटल फील्ड हुई है वो कि नुकसान ईरान का ज्यादा हुआ, लेकिन जो क्वांटम ऑफ रेजिस्टेंस है उसने भी मतलब अच्छा खासा जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट किया, और अमेरिकन जो पावर प्रोजेक्शन है उसको अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। इसमें नकवी साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। और इसको ज़ाहिर है अमेरिका खुद ईरान के लिए भी सरवाइव करना, फिर पूरी कौम को जंग में रखना, फिर जिस तरह वो जहाँ जहाँ से जो बेस इस्तेमाल हो रहे हैं वो वापस वहाँ पे अटैक कर रहे हैं। ज़ाहिर है यहाँ से बैठ के वो अमेरिका में तो अटैक कर नहीं सकते, लेकिन उनके जितने जहाँ से उनको फैसिलिटेट किया जाता है तो वो अटैक कर रहे हैं। तो ख़ुद इनको इंगेज करना एक बड़ा मुश्किल होगा, और ईरान कैसे सर्वाइव करेगा इसके ऊपर भी मैं आऊँगा। अगला सवाल मेरा आपसे यही होगा। सलमान शाह साहब, फूड सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ज़ाहिर किसी भी कौम के लिए बाकी चीज़ें तो हमने सफारती सतह पे तो ठीक अचीव कर लिया, हमारे पास हम बहुत बेहतर पोजीशन में आए हैं। ट्रबल मेकर्स हमें कहा जाता था, क्या कुछ नहीं कहा गया। लेकिन जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले आप फरमा रहे थे कि कोई मौजज़ा हो जाए, दुआओं पे मामला चल रहे हैं, तो मौजज़े ने हमें यहाँ एक बेहतर पोजीशन में ला खड़ा किया। अब नेशनल सिक्योरिटी एक चैलेंज बन रहा है हमारे लिए, और यही आगे फिर थ्रेट बनेगा फूड सिक्योरिटी के हवाले से, अगर खुदा न खास्ता ये मामला थोड़े से लंबे हो जाते हैं, जंग लंबी चलती है। इसको कैसे हम मैनेज किया जा सकता है? ज़ाहिर है हमारे पास टेबल पे जो ऑप्शंस हैं उसी में रहते हुए प्रोडक्शन हम रातों रात तो बढ़ा नहीं सकते, कतर से पाइपलाइन इधर आ नहीं सकती, तो हम कैसे मैनेज कर सकते हैं ताकि हम सर्वाइव भी कर जाएं और कोलैप्स भी ना करें? देखिए, अब ये मिडल ईस्ट की जो कश्मकश है ये हो सकता है कि अगले 1-2 महीने में तय हो जाए, हो सकता है अगले 1-2 साल में भी ना तय हो और उससे भी लंबी चल पड़े। पाकिस्तान को आई थिंक थोड़ी सी प्लानिंग करनी चाहिए कि पाकिस्तान ने अगर इस खित्ते में, क्योंकि लॉन्ग टर्म मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका इस खित्ते में रह सकता है और अल्टीमेटली उसको यहाँ से जाना पड़ेगा, और ये तमाम जो एरिया है इसको एक कलेक्टिव सिक्योरिटी की तरफ जाना पड़ेगा, यानी कि एक दूसरे से जंग नहीं करेंगे और अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देंगे। और सऊदी अरेबिया हो या ईरान हो या कतर हो, यूएई, ये सारे के सारे इनके इंटरेस्ट जंग में नहीं है, इनके इंटरेस्ट अमन में है और डेवलपमेंट में है। और अमेरिका जो है यहाँ पे एज एन एक्सटर्नल पार्टी बैठा हुआ है, उसने यहाँ पे अपनी बेसिस बनाई हुई है, और ईरान ने जो पर्टिकुलरली उनकी बेसिस को टारगेट कर रहा है उसका मतलब सिर्फ यही है कि अमेरिका अपनी बेसिस को वहाँ यहाँ पे डिफेंड नहीं कर पाएगा फॉर वेरी लॉन्ग, तो उसको अल्टीमेटली जाना पड़ेगा। यहाँ की सिक्योरिटी का एक नया निज़ाम बनेगा, और उसमें आई थिंक कि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली अगर हमारी इकोनॉमी तगड़ी होती, क्योंकि मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है वो आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड एग्जैक्टली जी। आपकी इकोनॉमी जो है वो आपको सबसे बड़ा आपके रुकावट है कि आप इस खित्ते में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन सकें या पिवट स्टेट बन सकें जो सब आपकी तरफ देखें, और आप एक किस्म की सारों के साथ मायदे भी कराएं, फ्री ट्रेड एरियाज भी बनवाएं, आसियान की तरह इस खित्ते को ट्रेड और इकोनॉमिक्स के लिए खोलें। लेकिन उसकी शर्त हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी इकॉनमी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, और हमारी इकॉनमी जो है वो हाई ग्रोथ भी होनी चाहिए, हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। फिर ये हमारे मुल्क में दहशतगर्दी जो है तकरीबन आधे मुल्क में बहुत शदीद किस्म की दहशतगर्दी है, उसको हमें काबू में लाना है, ख़त्म करना है, और एक यूनाइटेड नेशन की तरह हमने अगर सामने आते हैं तो हम बहुत बड़े डिविडेंड्स ले सकते हैं। इस खित्ते के सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर हम बन सकते हैं, बशर्ते कि हम अपने अंदरूनी खाना इकोनॉमी को और पॉलिटिक्स को सही डायरेक्शन में ले जाएं और रिफॉर्म्स करें, बड़ी तेज़ी से रिफॉर्म्स भी हों, इन्वेस्टमेंट हो, जॉब्स क्रिएट हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। और पाकिस्तान के जो नौजवान हैं 90% आपको पता है पाकिस्तान की आबादी 45 साल से कम है जी उम्र में, और ये आबादी जो है ये तो नौकरियां इनको चाहिए, इनका नंबर 1 जो चीज़ है वो नौकरी है।
और नौकरी आपकी आती है इकोनॉमिक ग्रोथ से और इन्वेस्टमेंट से। बिल्कुल। और पाकिस्तान में इस वक्त ना तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है ना इन्वेस्टमेंट हो रही है। और क्योंकि हमारा निज़ाम जो है वो एक उल्टी तरफ चल पड़ा है कि वो टैक्स के ऊपर टैक्स लगाता जा रहा है, हर चीज़ में ब्यूरोक्रेसी को हमने घुसेड़ दिया है। हर इकोनॉमिक एक्टिविटी, अब तो ये भी आ रहा है कि जी तेल की कीमतें रोजाना हुकूमत सेट करेगी और इस तरह की बातें। तो मार्केट को तो हमने खत्म कर दिया, मार्केट इकोनॉमी जो शाह थी साहब थोड़ी दुरुस्त कह बहुत रहे हैं, जिस तरह उसको भी बंद कर दिया। गैर यकीनी की सूरत हाल है, इसमें बाहर से इन्वेस्टर तो आता नहीं है, अपॉर्चुनिटी तो इस सूरत में आएगी कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी। पिछले 2-2.5 सालों में नहीं, अगर हम उससे देखें उससे तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे अपने लोग इन्वेस्ट करें। देखें ना, अगर आप देखें पिछले कई सालों 10-15 जी जी साल हो गए हैं पाकिस्तान में किसी बड़े ग्रुप ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं की। अब बड़े बड़े जो हमारे सरमायादार हैं वो भी अब चीन से गाड़ियां बना के उसको पॉलिश पुलिश करके बेच रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग तो कोई नहीं कर रहा। एतमाद बिल्कुल एग्रीकल्चर ठीक कह में रहे हैं आप। भी और हमारे कोई ज़ाहिर है हमारी जो अपने अपने लोग हैं वो भी बाहर जाके, और बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया भी है। तो ये बड़ा जरूरी है कि इससे अगर फायदा हमने उठाना है ना इस सिचुएशन से, और आगे अगले 5-10 साल इसकी हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी, बशर्ते कि हम अपने घर को सही कर लें। बहुत और उसके लिए बड़ी जरूरी है कि इमीडिएट हमें इसके ऊपर अमल करना है, ताकि पाकिस्तान पूरी दुनिया को एक ऐसा चेहरा दिखा सके जिसमें स्टेबिलिटी भी हो, जिसमें ताकत हो, जो न्यूक्लियर पावर है, जो अपने मुल्क में भी अमन क्रिएट कर सकता है और अपने खित्ते में भी अमन क्रिएट कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। और तजारत और इन्वेस्टमेंट को हम नंबर 1 तरजीह देंगे तो इससे फायदा हो सकता है। जो आपने सवाल किया था ना कि ऐसे मौकों पे आपको क्या फायदा हो सकता है, जी तो इमीडिएटली तो आपको नुकसान होगा, लेकिन अगर आप उसको सरवाइव कर जाते हैं और अपने मुल्क को इस अगले 1-2 साल में बिल्कुल सही सिमत में डाल लेते हैं और अवाम को खुशहाल करने में कामयाब होते हैं, नौकरियां दिलाने में कामयाब होते हैं, इन्वेस्टमेंट में कामयाब होते हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो बहुत बढ़ सकती हैं। अब तो आपका इस खिते में जो आपके पोर्ट्स हैं वो नंबर 1 पोर्ट्स बन सकते हैं। गवादर के लिए इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है कि सारी ट्रेड जो है वो इस खिते की गवादर के थ्रू हो सकती है, बल्कि सेंट्रल एशिया और रशिया और चाइना तक की ट्रेड जो है वो ग्वादर और कराची से हो सकती है। तो इसके लिए दुनिया को हमें एक ऐसा चेहरा दिखाना पड़ेगा जिसमें ये नज़र आए कि हाँ, इनको हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ये बड़े स्टेबल हैं और ये तरक्की के अमल में बड़े सीरियस हैं और कानून के बालादस्ती उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगी। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें अब हमें करनी पड़ेंगी, हम डिले नहीं कर सकते। ठीक है। और ज़ाहिर फौरन हमें इसका डेमो देना होगा, अदरवाइज हम बहुत पीछे रह जाएंगे, जो कि हम पहले माजी में इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर गए। नकवी साहब, गुफ्तगू आप सुन रहे थे, इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है। जब मैं अगेन स्पेसिफिक ईरान बात करूंगा, फिर ईरान की वजह से अफगानिस्तान और ईरान दोनों अगर डिस्टर्ब होते हैं तो वो हम ये हमारे पास कोई 2600 किलोमीटर की ये पूरी सरहद है, ये पूरा खिता डिस्टर्ब होता है। फिर इस तरफ इशारा किया जनाब सलमान शाह साहब ने भी, गवादर को अगर हमने बेहतर करना है तो इस पूरे सेक्टर को ठीक करना होगा। अमन अमान हमारे यहाँ इस वक्त सूरत हाल बहुत ख़राब है, उसको बेहतर करना होगा। ईरान का जो मैं शाह साहब की तरफ आने से पहले आपसे जो सवाल किया था कि ईरान के अंदर भी अब इनकलाब बहुत अच्छा एक कौम बन के खड़े हो गए, वो अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के सामने, और उन्होंने साबित किया आज वो विन विन पोजीशन पे हैं। लेकिन इस सब चीज़ों को जिस तरह पाकिस्तान को इंटरनल चैलेंजेस का सामना है, ख़ुद ईरान को भी है, उनकी इकॉनमी भी कोई अच्छी नहीं है और ज़ाहिर हालत जंग में, तो वो कैसे सर्वाइव कर सकते हैं अगर खुदा न खास्ता ये जंग लंबी होती है, ये मज़ीद अगर दिसंबर तक चलती है या साल 1.5 साल 2 साल आगे निकलती है, क्योंकि वो तो दुबई उनको बहुत सपोर्ट करता था, यूएई, तो अब तो वो निशाने पे है उनके ऊपर। बाकी जो चाहे बहरीन हो, कतर हो, जहाँ से भी बेस इस्तेमाल होता है वो उस पर अटैक कर रहे हैं। तो इस पूरे सिनेरियो में ईरान कैसे सर्वाइव करेगा? ऑब्वियसली मतलब उनके लिए तो एक इमरजेंसी सिचुएशन है और एक वॉर सिचुएशन है। देखें, पिछले
कई दहाइयों से उनके ऊपर सैंक्शंस ऑलरेडी थी और वो सरवाइव कर रहे थे एंड दे आर यूज्ड टू सरवाइव। उनके पास जो है वो फोन में एक मैकेनिज्म जो है डेवलप किए हुए हैं, शैडो मैकेनिज्म्स हैं जिससे उनकी बहुत अच्छी इकोनॉमी। लेकिन उस शेडो में नकवी साहब जैसे ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ, उसमें दुबई का बड़ा यानी यूएई का इनफैक्ट बड़ा इनपुट था और खुद चीन का, तो वो चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है ना ज़रा, अब तो वो हालात वैसे नहीं रहे ऑब्वियसली। लेकिन वो दुबई की जगह कोई और मुल्क भी हो सकता है। वो जब स्टेट की सर्वाइवल का इशू जब बनता है तो वो अपनी मीन्स और अपनी स्ट्रेटजीज को वो चेंज करते हैं। ठीक है, तो वो यूएई ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट था उनके लिए, लेकिन अब चूंकि एक पॉलिटिकल सिचुएशन और सिक्योरिटी की सिचुएशन ऐसी बन गई है यूएई के साथ कि यूएई जो है वो दूसरे कैंप के साथ खड़ा है। ठीक है, और मतलब क्लियरली उनकी जो पोजीशन है यूएई की वो बहुत वाज़ेह है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब स्टेट की सर्वाइवल और सिक्योरिटी और उसका जब मसला बनता है तो वो फिर वो किसी और वेरिएबल को अकाउंट नहीं करता। ठीक है, उसके लिए सबसे पहली फॉरमोस्ट प्रायोरिटी जो है वो उसका सर्वाइवल होता है और उसके लिए जो भी इम्पेरेटिव स्ट्रेटजीज होती हैं वो उसको वो यूटिलाइज करता है। तो मेरा ये ख्याल है कि ऑब्वियसली मुश्किल होगी ईरान के लिए, कॉम्प्लिकेशंस काफी सारी बन जाएंगी, लेकिन वो कुछ शैडो नेटवर्क्स उनके पास पहले भी थे, वो क्रिएट कर किए हुए हैं उन्होंने, वो और फर्दर उसको क्रिएट कर देंगे। लेकिन उनके लिए इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी एक सरवाइव कर जाना और अमेरिका के साथ क्योंकि एक अपने से बहुत बड़े एक हरीफ के साथ उनका मुकाबला है और सबकत की जंग है, डोमिनेंस की जंग है, कंट्रोल की जंग है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं समझता हूँ कि अभी तक के जो पिछले 2-3 जो राउंड हुए हैं वो कि ईरान का नुकसान हुआ है, जानी माली नुकसान हुआ है जी। लेकिन स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर उन्होंने गेन्स किए। अगर इस्लामाबाद MOU को आप देखें तो वो ऐसे लग रहा था कि जैसे कि पूरा डॉक्यूमेंट ईरानियों ने लिख के दिया है और अमेरिकन ने उसको साइन किया है और अमेरिका के अंदर भी बात हुई कि ये सरेंडर डॉक्यूमेंट है। इसमें नकवी साहब इसमें कोई शक नहीं, ईरान ने जिस तरह डील किया है और जिस तरह ट्रीट किया है इनफैक्ट US को, वो तो तहजीब ख़त्म करने आ रहे थे, वो तो 3 दिन की जंग लड़ने आ रहे थे और उनको इस तरह लेके आए और वैसे भी ईरान डिप्लोमेसी में और बड़ा और मीडिया को जिस तरह उन्होंने इंगेज किया, अपने पूरे नेटवर्क को जिस तरह इंगेज करके रखा उन्होंने और जो मैसेज दिया बड़ा कैलकुलेटेड और तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा उन्होंने किया और वो चीज़ हमें पेपर पे नज़र आई जिससे MOU का आप जिक्र भी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो शेडो नेटवर्क की आप बात कर रहे हैं बार बार, तो इसको कायम रखना और जंग में कायम रखना, क्योंकि पहले तो उनके पास सिर्फ पाबंदियाँ लगी हुई थी और कहीं ना कहीं रिलीफ मिल रहा होता था, कोई सपोर्ट भी उनको मिलती थी। राइट नाउ तो ज़ाहिर है वो उनके जो चाहे ओमान हो, जो खलीजी रियासतें हैं, बाकी उनकी तरफ से भी उनको प्रॉब्लम्स का सामना है। तो इसको कायम रखना कितना इंपॉर्टेंट होगा, क्विकली मैं चाहूँगा, फिर हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। जी, ऑब्वियसली इसको सस्टेन करना जो है वो कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल होगा, लेकिन वो कर लेंगे। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया ना कि ईरान की अच्छी खासी जियोग्राफी है, वो कैस्पियन के साथ भी, वो आपकी ये सेंट्रल एशिया के साथ भी लिंक्ड है, टर्की के साथ भी कुछ जो है उनके नेटवर्क्स वो बने हुए हैं। आपके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स उनकी वो उस तरह तो नहीं है जैसे नॉर्मल, लेकिन बहुत सारी चीजें उनके साथ वो चल रही हैं। तो चीन के साथ भी उनके बहुत अच्छे रिलेशनशिप है और वो अपनी गार्डियनशिप के अंदर अब जो है वेसल्स को, चीन का इनपुट भी इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वक्त हुआ ब्रेक से वापस आएंगे तो दोनों मेहमानों से जानेंगे कि पाकिस्तान चीन मॉडल पे क्यों नहीं जा सकता, या हमारी अपनी सफारतकारी और ख़ास तौर पे जब हम ट्रेड की बात करते हैं तो ट्रेड भी चीन के अंदाज में की जा सकती है। ये अपॉर्चुनिटी हम क्यों कैश नहीं करवाते, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।